नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मस्ती से रह रहे होंगे। मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जो रिट की तैयारी कर रही हैं उनको तो यही कहना चाहूँगा, अब मात्र 50 दिन ही बचे हैं लगभग। उसके लिए आपको अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करनी है। जो आप पीछे से तैयारी करते चले आ रहे हो वो बेस्ट तैयारी है। हो सकता है आपको अब ये मानो कि बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आएगी हमें ऐसा लगेगा कि हमारे कुछ भी याद नहीं है। ना जी ना, ऐसा मत सोचना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट है और अब इस 50 दिनों की रणनीति में अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, कंटिन्यू। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा ठान लो कि इस बार हमें अच्छा स्कोर बनाना है और अपना स्थान सुनिश्चित करना है, सिलेक्शन करवाना है। अगर आपने ठान ली और आपके अंदर इतना जज्बा, जोश, जुनून है और आपको अपने पे विश्वास है और मालिक पे विश्वास है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो साथियों मैं तो यही कहूंगा कि अब अपनी तैयारी को और गति दो, रात दिन एक कर दो। जो नेगेटिव सोच लेके आते हैं उनकी तरफ ध्यान मत दो कि पेपर होगा कि नहीं होगा, आगे जाएगा। ना जी ना, ऐसी बातों पर आप बिल्कुल ध्यान मत दो। मैं तो यही कहूंगा आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जारी रखो, अच्छी लगन के साथ, मेहनत के साथ, अनुशासन के साथ। साथियों ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये जीवन एक बार मिला है, मनुष्य जीवन, इसे अच्छी तरीके से जियो। इसके लिए आपको एक सभ्य और अच्छा इंसान बनना होगा। आपको अच्छा सिलेक्शन करवा के और इस दुनिया को, इस समाज को, परिवार को दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, जो कि आपको देख करके अन्य लोग भी करना चाहे। ऐसा उदाहरण बनो। जो भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने कुछ अच्छा किया, तभी तो आज उनको याद किया जाता है। इसलिए इन 50 दिनों के अंदर अपनी मेहनत को और तेज कर दो। सोते उठते बैठते खाते पीते जैसे भी हो आप अपनी तैयारी को गति दो। बस अपनी तैयारी के तरफ ध्यान दो और किसी की तरफ ध्यान मत दो। जो भी बुक, जो भी नोट्स, जो भी आपके पास सामग्री है उससे ही तैयारी करो। अब नई सामग्री लाने की जरूरत नहीं है। जो आप बार बार देखोगे यूट्यूब पे कि मैराथन क्लासेस चलेगी या कोई टेस्ट सीरीज चलेगी, उस पे ध्यान मत दो। जो आपकी तैयारी है वो बढ़िया है, या फिर एक ही मॉडल पेपर ला करके और उसके अंदर जितने मॉडल पेपर है वो निकालो, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करो। लेकिन उसमें भी कुछ कमी रह जाए तो अपने आप को ये मानो चिंतित मत करना कि मेरी तैयारी कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि ये मॉडल पेपर तो केवल आधार है हमारे मूल्यांकन का, जबकि जरूरी नहीं इनमें से ही क्वेश्चन आएगा क्या। ये तो हम देख सकते हैं कि इन 150 क्वेश्चनों को हम कितने समय में कर सकते हैं, कितने सही होते हैं। जो कि कईयों को तो अभी तक पैटर्न का पता नहीं है, वो मैराथन क्लासों का इंतजार कर रही हैं, टेस्ट सीरीज का इंतजार कर रही हैं। ना जी ना, संख्या की तरफ नहीं देखना है साथियों। बस अपने अंदर तो जज्बा, जोश, जुनून होना चाहिए। इस बार मान ली कि हार है तो हार है, लेकिन जब ठान ली तो जीत है साथियों। कोई नहीं रोकेगा। हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। ये सोच लो अपने अंदर। जो कि आपके पास मैटर है वो द बेस्ट मैटर है। जो कि आप मॉडल पेपर निकालते हो, अगर उसमें कम नंबर, कम स्कोर बनता है तो चिंता का विषय नहीं है। अभी भी आपके पास 50 दिन और शेष है।
आप और अच्छी तैयारी कर सकते हो। ये मानो अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि 50 दिन बहुत होते हैं। और आप रात दिन अच्छी मेहनत करोगे पॉजिटिव सोच के साथ, और अपने अच्छे दोस्त या जो भी आपके पास कंपनी है अच्छी तरीके से डिस्कस करो। उठते बैठते सोते खाते पीते जैसे भी आप स्थिति में हो, ये मानो अपना मूल्यांकन करते रहो, तैयारी करते रहो। ये दिन बार बार नहीं आएंगे। कोई आपको नेगेटिव सोच देता है उसकी तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ ओनली अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं तो यही कहूंगा कि इन 50 दिनों का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करो साथियों। जो भी समय मिलता है उसका अच्छी तरीके से सदुपयोग करके और बहुत ही बढ़िया तैयारी करो, अच्छा स्कोर बना सको। ये मत देखो कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, इतने स्टूडेंट बैठेंगे। साथियों, उनमें से आधे से ज्यादा को तो पैटर्न का ही पता नहीं अभी तक भी कौन सी लैंग्वेज होगी, कैसे करना है, क्या करना है, जो कि आप उनसे बहुत आगे हो, बहुत ही बेटर हो आप। ये मानो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो अच्छी रणनीति के साथ कि मेरे को कैसे रिवीजन करना है, हिंदी कैसे पढ़नी है, या मानो दूसरी लैंग्वेज जो भी आपकी संस्कृत है या आप कहोगे अंग्रेजी है, उसको कैसे पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। और जो आपका सब्जेक्ट है उस पे तो अच्छी पकड़ करनी होगी, क्योंकि इस बार सिलेबस भी तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा है। लेकिन याद रखना, कोई भी टॉपिक छोड़ मत देना। जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से, चाहे उसका मेन परिचय ही पढ़ लेना, पढ़ना जरूर। क्या पता खुदा ना खास्ता कहां से क्वेश्चन बन जाए। कई बार ऊपर ऊपर से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। अगर आपने सोच लिया कि इस बार मेरे को अच्छा स्कोर बनाना है और इस बार सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो मैं कहता हूं इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और अपने मालिक और अपने माता पिता का विश्वास आपके साथ होना चाहिए साथियों। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि इस 50 दिनों की रणनीति में अपनी तैयारी को और 4 चांद लगा दो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं ना, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बन जाओ साथियों। जो कि एक प्रकार से अपनी तैयारी को जितनी ज्यादा अच्छी बनाओगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे उसकी परवाह मत करो, बस आपको तो अपनी तैयारी की तरफ ध्यान देना है। और आपको तो उस अर्जुन की तरह सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए और कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए कि मेरे को तो केवल उस आंख के ऊपर ही तीर चलानी है। मेरा लक्ष्य वही है कि इस बार रिट के अंदर अच्छा स्कोर बनाया जाए और सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाए और एक अच्छा सभ्य इंसान बना जाए। बस ये ठान लो अपने अंदर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दावा करता हूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। आप अन्य बातों पर ध्यान ही मत दो, कोई क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, नहीं। जो आपको पॉजिटिव बात बता रहा है, जो आपको सकारात्मक सोच दे रहा है, उसी की तरफ ध्यान दो। वही ज्यादा से ज्यादा ये मानो आपके लिए फायदेमंद होगा। जो कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आप अपनी कोचिंग की, जहां से भी आपने कोचिंग की है या फिर आपने जहां से भी पढ़ाई की है वहां की ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, जबकि दूसरे की मत करना। क्यों? क्योंकि वो अपने स्तर पे क्वेश्चन बनाते हैं और वहां हम सोचेंगे कि हमारी तैयारी बढ़िया नहीं है। ऐसा मत सोचना साथियों, बस ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना। मैं तो यही कहूंगा
आप सभी को ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा और मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूं। जो मेरे कई प्यारे विद्यार्थी आगे की तैयारी कर रही हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था को शब्द से और कर्म से पढ़ रही हैं, भारतीय संविधान के भागों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, एक एक अनुच्छेद लेकर के चल रहे थे हम शब्द से और कर्म से। तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे भाग 19 की। 18 तक हमने कंप्लीट कर लिए, अनुच्छेद 360 तक हमने देख लिए और आज उसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों आज हम बात करेंगे भारत का संविधान भाग 19। कौन सा भाग 19 देखेंगे और रोमन शब्दों में तो याद होना ही चाहिए और इसका नाम होगा पार्कीर्ण। ध्यान देना, जो कि मिसलेनियम क्या होगा, मिसलेनियस, जिसका नाम होगा, जिसको आप कह सकते हो विविध, कहने का लो बचा खुचा कह सकते हो। जो अन्य अनुच्छेदों में अन्य भागों में जो बातें नहीं है वो बातें यहां पर रख दी गई, जिसको आप फुटहड़ भी कह सकते हो, फुटहड़ भी कह सकते हो, एक प्रकार से बचा खुचा। ये मानो विविध जो अन्य में नहीं है उन सभी को यहां एक जगह इस भाग 19 में लिख दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर। बची कुछ अन्य जो भी बातें जो अन्य अनुच्छेदों में नहीं आई, अन्य भागों में नहीं आई, उनको यहां पे एक जगह ये मानो परिकीर्ण कर दिया गया है। आई बात समझ में? कई मेरे साथी सोच रहे हैं कि इस परिकीर्ण का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है विविध कह दो, बचा खुचा कह सकते हो, जो अन्य में नहीं है वो प्रावधान, वो उपबंध, वो अनुच्छेद, वो बातें यहां पर लिख दी गई है, जो कि आप कह सकते हो फुटहड़ भी कह सकते हो इसको, जो कि इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ध्यान देना, अंग्रेजी में नाम होगा मिसलेनियस, मिसलेनियस जिसका नाम होगा, और अनुच्छेद होगा 361 से 367 तक। कुल कितने होंगे? 7। ध्यान देना, क्योंकि मेरे कई प्यारे विद्यार्थी अनुच्छेदों पर ध्यान देते हैं कि कुल अनुच्छेद कितने होंगे, और देखना उनको अंत में कितने मजे आएंगे जब पूरा संविधान पढ़ लेंगे। तो यहां पे कुल 7 होंगे, 361 से 367 तक। ध्यान दो साथियों, जो कि नंबर 1 अनुच्छेद 361 वैसे महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना, जो कि भारत का राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल और राज प्रमुख का संरक्षण दिया गया है। यहां पे राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण होगा, जो हम कहते हैं ना अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, लेकिन ये उसमें अपवाद है, जो कि राज प्रमुख शब्द यहीं पे है, जो कि पहले देसी रियासतों में या आप कहोगे जो 20 श्रेणी बांटी थी आजादी के बाद, वहां बनाए थे राज प्रमुख। फिर 1956 में राज प्रमुख हटा करके और सभी जगह क्या बना दिए, राज्यपाल बना दिए। कहने का मतलब है कि इन तीनों को न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा, इनकी गिरफ्तारी के लिए कोई भी आदेश प्रकाशित नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, ये न्यायालय में नहीं जाएंगे, कटघरे में खड़े नहीं होंगे, ऐसी छूट दी गई है तीनों को। किसको? राष्ट्रपति को, राज्य के राज्यपालों को, और जो पहले राज प्रमुख हुआ करते थे उनको, उनका क्या किया? संरक्षण किया है, न्यायालय में नहीं जाएंगे, इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कटघरे में खड़े नहीं होंगे। ठीक है ना? तो इसलिए इसे तैयार कर लेना, अनुच्छेद 361। हाँ जी, आगे देखो, अनुच्छेद 361 के भी बना दिया गया, जिसमें कहा है कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाइयों के
प्रकाशन का संरक्षण होगा। हालांकि ये पहले तो नहीं था, लेकिन उसके बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 42 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। क्या कहा कि संसद और राज्यों के जितने विधानमंडल है ना, उनकी जो कार्रवाइयां होगी, जो कार्रवाई संचालित होती है ना सदन के अंदर, उनकी कार्रवाइयों के प्रकाशन का संरक्षण किया जाएगा। ये नहीं कि आमतौर पे उसे प्रकाशित किया जाएगा, ना जी ना, उनका भी क्या रखा जाएगा, संरक्षण रखा जाएगा, सुरक्षा की जाएगी उनकी। हालांकि पहले तो नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 42 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, उसके आगे देखो अनुच्छेद 361 ख और बना दिया, जिसमें कहा है कि लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरहताएं। कहने का मतलब जो कि अनुसूची 10 में दल बदल संबंधी प्रावधान है पैरा 2 में, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया 91 संविधान संशोधन 2003 की धारा 4 के द्वारा ये प्रावधान किया गया। क्या कहा कि लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरहताएं होंगी। कोई भी सदन का सदस्य, चाहे वो संसद का हो, चाहे राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, अगर वह निर्योग्य बना दिया, अनुसूची 10 के पैरा 2 के अनुसार उसे अयोग्य घोषित कर दिया, और उसके बाद भी अगर वह कोई भी लाभ का पद धारण करता है, राजनीतिक पद प्राप्त करता है, तो उसके लिए निरहताएं होंगी, अयोग्य माना जाएगा वो। ये किया था 91 संशोधन 2003 की धारा 4 के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है ना। उसके आगे देखो आगे अनुच्छेद 362 निर्सित, कहने का लव से हटा दिया गया है, निर्सित कर दिया गया, जिसके अंदर प्रावधान था देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया था। अब नहीं है, अब नहीं है, किया गया था, लेकिन 26वें संविधान संशोधन 1971 की धारा 2 के द्वारा और इसे निर्सित कर दिया गया। नोट करना अति महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा निर्सित किया गया था, 26वें संविधान संशोधन 1971 की धारा 2 के द्वारा इसे हटा दिया, जिसके अंदर प्रावधान था, अब नहीं है, था उस समय, अब नहीं है, जिसमें कहा था कि देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार क्या होंगे, जो कि भारत की देशी रियासतों को जब भारत संघ में जोड़ा गया था, उस समय उनको कुछ अधिकार दिए, कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे अलग से संविधान के अंदर। लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 2 के द्वारा इसे हटा दिया, निर्सित कर दिया गया, लोप कर दिया इसका, कि भी इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। अब वो भारत के ही नागरिक है, इसलिए उनको कोई भी अधिकार और विशेषाधिकार नहीं होंगे। पल्ले पड़ी को नहीं पड़ी, आगे के बाद समझ में तो एन जरूर तैयार कर लियो। 362 का अनुच्छेद निर्सित कर दिया गया। ठीक है, उसके आगे देखो आगे, जो कि अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन होगा। मान लो विदेशों से कुछ संधि समझौते करार किए हैं, कुछ संधियों करारों आदि से उत्पन्न कोई विवाद हो जाता है,
तो उसके लिए कहा है कि न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जन होगा, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि कुछ संधियां, कुछ करार ऐसे करेगी भारत सरकार जिसको आप न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते, उसका हस्तक्षेप वो वर्जन कर दिया गया है। नोट करना इस बात को अति महत्वपूर्ण है, कई बार आ जाता है साथियों, तो इसलिए ध्यान देना। उसके बाद में अनुच्छेद 363 क जो बाद में जुड़ा है, क्योंकि ये देखो ये तो बाद में जुड़े हैं, ये बात तो अब आने लगी है ना, संविधान का बहुत कुछ नॉलेज हो गया ना, आपको बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, समझ गए। हाँ जी, आइए देखो, देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति, कि उनकी मान्यताएं हैं वो समाप्त की जाती है, और निजी थैलियों का अंत, जो उनको पीरवी पर्स दिया गया था, निजी थैलियां दी गई थी उनको, जो उनको पेंशन स्वरूप राशि दी जा रही थी, उसका अंत कर दिया गया। और यह है 26वें संविधान संशोधन 1971 की धारा 3 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। ध्यान देना, देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता, जो उस समय उनको कुछ मान्यताएं दी गई थी, उसकी तो समाप्ति करते हैं, और जो निजी थैलियों का अंत, ये शब्द आज तक गौर करने ला कि निजी थैलियों का अंत कब किया गया, 1971 में। कब किया गया? 1971 में किया गया था, धारा 3 के द्वारा। इसे जरूर नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता, जो मैंने बार बार आपको बताया भी है प्यारे विद्यार्थियों, कि जब भारत संघ का निर्माण किया जा रहा था आजादी के बाद, या आजादी के समय कह दो, जो कि सरदार पटेल देशी रियासतों के सचिवालय का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि वीपी मेनन है उनका सचिव बना था। तो उस समय उन्होंने, जो भारत में कहते हैं कि 562 से 565 तक देशी रियासतें थी, उनको जोड़ करके भारत संघ बनाया था। और उस समय सरदार पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। और उस समय जो भी राजा महाराजा, अगर ये मानो अधिमिलन पत्र हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, तो उस समय सरकार ने उन्हें कुछ अधिकार, विशेषाधिकार, कुछ निजी थैलियां दी थी, जिसे हम कहते पीरवी पास, कुछ विशेषाधिकार, कुछ ये मानो पेंशन स्वरूप उनको राशि दे करके और भारत संघ में शामिल किया था। लेकिन कहते कि इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में 26वां संविधान संशोधन करके और ये मानो कि उनको समाप्त कर दिया। ये बात यहां पर लिखी हुई है, जो हम देख रहे हैं प्रकीर्ण में भाग 19। समझ में तो आवे है न टाबरो, बता दो मेरे लाडलो और लाडलियो। हाँ जी, आगे देखो, अनुच्छेद 364, जिसमें कहा है महापतनों, जो हमारे बंदरगाह हैं बड़े बड़े, जहां पे पानी के जहाज रुकते हैं, ठहरते हैं और वहां से जाते हैं, उन्हें कहा जाता है महापतनों। और विमानों क्षेत्रों के बारे में, जहां हमारे विमान, वायुयान जहां खड़े होते हैं और जहां से उड़ते हैं, तो ये ध्यान रखना, विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध कर रखा है। 364 में संसद कुछ ऐसा क्षेत्र उपबंध बना करके और उनके लिए कुछ नियम बनाएगी। हाँ जी, उसके बाद में वेरी मोस्ट, जो कि ध्यान देना, अनुच्छेद 365 का भी नाम सुना होगा, 356 के साथ में आता है, जो कई मेरे साथीगण ये बताते भी हैं कि 356 भी लगता है और 365 भी लगता है, राष्ट्रपति शासन। तो वही है ये 365, जिसमें कहा है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव होगा। ध्यान देना, जो कि संघ की कार्यपालिका है। मान लो कि राज्य को या राज्य सरकारों को कुछ निर्देश देती है और उसका वो अनुपालन नहीं करते हैं या उनको प्रभावी करने में
असफल हो जाती है। राष्ट्रपति को ऐसा अंदेशा हो जाता है कि वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे, या ये मानो संघ की कार्यपालिका ने जो निर्देश दिए उसके अनुपालना नहीं कर रहे, तो कहते कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है उस राज्य में, और वो राज्य असफल प्रभावी नजर आ रहा है। तो ध्यान देना, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव बताया है, तो उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति को ऐसा अंदेशा होता है कि संघ की कार्यपालिका ने जो निर्देश दिए हैं उनका वो पालन नहीं करे, संविधान के अनुसार नहीं चले, तो वहां पे क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन, जो हम 356 में पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ 365 में भी ऐसा प्रावधान कर दिए। बस यहाँ पे ये लिखा है कि संघ द्वारा, संघ की जो कार्यपालिका है ना, उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर वो अनुपालन नहीं करते हैं तो लगाएगा राष्ट्रपति वहां पे अपना शासन, राष्ट्रपति शासन, जबकि वहां पे राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पे लगेगा कि बहुमत की सरकार ना बने या बनी हुई सरकार संविधान के अनुसार ना चले, तब लगता है 356 और यहां 365 है। अति महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। उसके बाद में नंबर 6 अनुच्छेद 366 जो कि परिभाषाएं दी गई है। क्या दी गई है, परिभाषाएं बताई गई है। जो मैंने कहा ना कि प्रकीर्ण के अंदर है, जो बचा खुचा आप कह सकते हो, बचा खुचा जो आप कह सकते हो, विविध कह सकते हो, जो अन्य में नहीं है, अन्य उपबंधों में नहीं है, अन्य अनुच्छेदों में नहीं है, वो सारी शब्दावली भी यहाँ पे लिख दी गई। जो उन अनुच्छेदों में शब्दों का प्रयोग किया लेकिन वहां परिभाषा नहीं बताई, परिभाषाएं यहाँ पे बताई है। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जो संविधान के अंदर क्लिष्ट शब्द है उन शब्दों का अर्थ क्या होगा, परिभाषा क्या होगी उनकी, ये मानो डेफिनेंस क्या होगी, वो यहाँ पे बताइए। जैसे सबसे पहले कर्सी आय क्या होगी, उसके बाद में बताया कि अनुच्छेद क्या होगा, इस अनुच्छेद का अर्थ क्या होगा, अनुच्छेद का अर्थ है संविधान में जो अनुच्छेद है अभिप्रेत है, ये मानो। उसके बाद में आप कहोगे लगान को लेकर के, निगम कर को लेकर के, अनुसूचित जाति को लेकर के, अनुसूचित जनजाति को लेकर के, आंग्ल भारतीय कौन होंगे, एंग्लो इंडियन, इन सभी का उल्लेख इसमें किया है। परिभाषाएं बताइए, जो संविधान में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है ना उनकी परिभाषा यहां बताइए 366 में। ध्यान देना, जो कि पहले में मैंने कहा ना 366 एक में तो कर्सी आय की परिभाषा है, जो कर्सी आय से संबंधित होगी वही अभिप्रेत होगी। दूसरे में आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन की परिभाषा बताइए। वहीं 3 के अंदर आप देखोगे अनुच्छेद, जो कि संविधान में अभिप्रेत अनुच्छेद है वही अनुच्छेद होगा। उसके बाद में निगम कर, इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारी परिभाषाएं हैं साथियों, नोट कर लेना इस बात को। तो ये कई बार आ जाता है 366 में किसका उल्लेख है, परिभाषा का उल्लेख है। ठीक है, आगे बात समझ में के वैसे ज्यादा मोस्ट भाग नहीं है 19, लेकिन हम क्रम से चलेंगे इसलिए हमें पढ़ना होगा। ठीक है ना लाडलो और लाडलियों, बता दो कैसे हो और ये क्लास कैसी लग रही है आपको, कुछ तो नॉलेज बढ़ रहा होगा आपका। बताओ, कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचना कि आप अकेले ही काफी हो इस दुनिया को बदलने के लिए। बस अपने अंदर जोश, जज्बा, जुनून और हिम्मत होनी चाहिए। तू चाहे तो हौसलों से रुखे तस्वीर मोड़ दे, डगमग नाव किस्मत की बुलंदियों से जोड़ दे, लक्ष्य अटल कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बस आप मेरे विश्वास पे खरे उतरते रहिए, अच्छी मेहनत करते रहिए, एक दिन तो सफलता जरूर शोर मचाएगी। बस आप ये मानो गुमसुम रह करके, चुप रह करके, मौन रह करके और अपनी तैयारी को गति देते रहो, सफलता अपने आप शोर मचाएगी, है ना साथियों। ठीक है, हाँ जी, आगे देखो।
उसके बाद में नंबर 7 अंतिम है अनुच्छेद 367 जो कि निर्वचन दिया गया है, जो कहा गया है कि पहले के ही आजादी से पहले के कोई भी ये मानो कि अधिनियम है, कोई कानून है और वो देश के हित में है, तो वो कानून है वो क्या होंगे, निर्वचन होंगे कि उनको हम लागू रखेंगे, ये नहीं कि हम उनको समाप्त कर देंगे। जो पहले के बने हुए उनको हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे देश हित के लिए बढ़िया है, जनहित के लिए बढ़िया है, तो उसका निर्वचन किया गया है। तो ये है साथियों भाग 19। अब कितनी रही हैं, 3 ही रही हैं, भाग 20, भाग 21 और भाग 22 भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अनुच्छेद 367 तक आ चुके हैं। अब तो देख लो कितने बच्चे हैं, थोड़े से बच्चे हैं, अल्प कम चिन्नाशाही बच्चे, बस आप तैयारी कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो जो आपके भविष्य में काम आएंगे। जिस किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करोगे और भारतीय राज्य व्यवस्था उसमें होगी तो ये आपके बहुत काम आएंगे। सभी तैयार नहीं कर सकते, तो जो महत्वपूर्ण बताए जाते हैं उनको तो जरूर तैयार कर लेना मेरे साथियों, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये था परकीर्ण, जिसको आप कह सकते हो विविध, क्या शब्द हो सकता है, विविध शब्द भी काम में ले सकते हो। बचा खुचा जो अन्य में नहीं है, ठीक है ना, फुटैड भी कह सकते हो एक प्रकार से, जो कि बचा खुचा भी कह सकते हो, जो कि अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक कुल कितने अनुच्छेद, 7। ये देखा हमने 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367। आपको ध्यान देना है एक तो 361 पे राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण दिया है। अनुच्छेद 14 के अंदर यही एक अपवाद है। और उसके बाद में 362 भी ध्यान देना, जिसको निश्चित कर दिया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, यह भी जरूर तैयार कर लेना, 1971 की बात है, नोट करना इस बात को। और 365 भी तैयार करना है, जो कि मैंने कहा ना 356 की तरह यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राज्यों में। अगर वो संघ का कोई भी ये मानो आदेश नहीं मानते हैं और उसको मानने में असफल हो जाते हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को ऐसा अंदेशा होता है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और उसके बाद में 366 में कुछ परिभाषाएं दी है, संविधान के अंदर कुछ ऐसे शब्द है और उनको एक्सप्लेन यहां पे किए, परिभाषाएं यहां पे लिखिए 366 में। तो इस बात को भी नोट कर लेना, ठीक है साथियों। तो आपको कैसी लगी ये क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।